हेलो बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3 इन केमिस्ट्री, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बच्चों, इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे बेसिकली वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। व्हाट आर दोज small particles? Those small particles are scientifically termed as atoms। ठीक है बच्चों, एटम एक स्मॉल एंटिटी है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट। जिस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बिल्डिंग है बहुत ह्यूज, 10 फ्लोर की या 8 फ्लोर्स की, वो एक इतनी बड़ी बिल्डिंग किससे बनी हुई है? एक ब्रिक से बनी हुई है। उसकी जो फाउंडेशन, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है वो एक ब्रिक से स्टार्ट हुआ है। ऐसे ही जब ब्रिक बाय ब्रिक हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तब जाके एक पूरी बिल्डिंग तैयार होती है। इसी तरह से बच्चों, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी मैटर के लिए। ठीक है, मैटर के अंदर क्या कंसिस्ट होता है, क्या कंपोज है मैटर के? दोज आर एटम्स। अब बच्चों, एटम हर एक मैटर के अंदर अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, अगर हम सोचें कि कोई चीज सॉलिड है, कोई चीज लिक्विड है, कोई चीज गैस है, तो हर एक चीज में, हर एक मैटर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि एटम तो स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो फिर मॉलिक्यूल क्या हुआ? बच्चों, इस तरह के एटम्स का जब ग्रुप बन जाता है, सपोज ये 2 एटम्स आपस में कंबाइन हो गए, दीज आर 2 एटम्स which are combining, they will form another particle that is known as molecule। बच्चों, 2 एटम्स को मिलाकर क्या तैयार हुआ? एक मॉलिक्यूल। जरूरी नहीं है कि हर बार 2 ही एटम्स कंबाइन होंगे, कई बार एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 3 एटम्स भी रिक्वायर हो सकते हैं जो कि एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। इट मे बी 2 और मोर देन 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एटम्स जो है, ये तो हुई एटम्स के बारे में बात की, एटम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और वो मैटर में इंक्लूड होता है, मैटर का ही पार्ट है। ठीक है बच्चों, एटम्स जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। हमने सुना है कि केमिकल रिएक्शन होता है, 2 चीजें कंबाइन हो गई, एक न्यू चीज फॉर्म हो गई। तो वो जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, एक न्यू सब्सटेंस तैयार हो रहा है, उसके पीछे की क्या वजह है? आपने तो ये बात सिंपली कह दी कि 2 चीजें आपस में कंबाइन हो गई, 2 हमने केमिकल्स को मिक्स किया और एक न्यू प्रोडक्ट तैयार हो गया। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कॉम्बिनेशन? बच्चों, सिंपल वर्ड्स में हम बोलेंगे एटम्स। एटम्स का जब रीअरेंजमेंट होता है, when atoms are rearranged then a chemical reaction occurs। यानी कि हर केमिकल रिएक्शन का बेस क्या है, वो कहाँ से इनिशिएट हो रहा है? एटम्स की वजह से। when atoms are combining together they are rearranging themselves, तब जाके एक केमिकल रिएक्शन वहां पर अकर करती है। अब बच्चों, एटम्स की इन्वॉल्वमेंट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कई सारे लॉज होते हैं केमिस्ट्री में, जिसमें से आपके पास आपके सिलेबस में 3 लॉज बताए गए हैं, जिसमें से एक एक्सक्लूडेड है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। लेट्स हियर आउट व्हाट आर दीज लॉज अबाउट। These laws are known as laws of chemical combination। यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन को कैसे जस्टिफाई किया जाता है, उस पे बेस्ड ये लॉज है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
Second is law of constant proportion. Third is law of multiple proportion. बच्चों यहाँ पे ये वाला जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है. बाकी के जो लॉज हैं दोनों वो आपको पढ़ने हैं, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. बच्चों आपने एक रिएक्शन अभी तक नहीं करी है, रिएक्शन से अभी तक आपका इंटरेक्शन नहीं हुआ है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट आप जानते हैं कि एक रिएक्शन किस तरह से होती है. ठीक है. सपोज ए एंड बी आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म सी एंड डी. ठीक है. ए एक चीज है, बी एक सब्सटेंस है, सी अलग सब्सटेंस है, डी अलग सब्सटेंस है. ठीक है. तो यहाँ पर बच्चों जो सबसे पहले हमारे लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं हम उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स. व्हाट वी कॉल देम? रिएक्टेंट्स. राइट हैंड साइड पे जो भी न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंसेस होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन का आउटकम होते हैं, दे आर नोन एज प्रोडक्ट्स. यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? ओके. तो बच्चों इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन इन्वॉल्व हुए, इसका लॉजिक क्या देंगे आप? व्हाई डज अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस? क्या आंसर देंगे बच्चों? अभी अभी आपको स्टार्टिंग में बताया है, बिकॉज एटम्स रीअरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स. बच्चों ये ए और बी दो सब्सटेंसेस हैं. इस सब्सटेंस के अपने एटम होंगे, इसके अपने एटम होंगे, तो उन दोनों तरह के एटम्स के बीच में क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है. ठीक है. उसी रीअरेंजमेंट की वजह से ये केमिकल रिएक्शन प्रोसेस हो रहा है और हमें क्या मिल रहे हैं? दो नए आइडेंटिटी के सब्सटेंसेस मिल रहे हैं जो कि इन दोनों से बिल्कुल अलग हैं. ठीक है. इनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स. और ये बने हैं ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. ठीक है. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सेज दैट द मास in a reaction remains conserved. It does not change. बच्चों इसका क्या मतलब हुआ? That the mass in a reaction remains conserved. कंजर्व्ड का मतलब होता है कि वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, ऐसा का ऐसा ही है जो वो पहला था. ठीक है. तो इसको हम अदर वे में कैसे एक्सप्लेन करते हैं बच्चों? द लॉ सेज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. हमें बस ये बात याद रखनी है. I'll just highlight it up. बच्चों यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि जितना मास रिएक्टेंट्स का है मिलाकर, अगर यहाँ पर दो रिएक्टेंट है तो दोनों का मास कंबाइन होगा. दैट इज सेड टू बी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. यानी कि एक रिएक्शन के अंदर अगर हमने सब्सटेंसेस लिए हैं, उसका हमने स्टार्टिंग में मास मेजर किया, तो रिएक्शन होने के बाद चाहे कोई भी चीज नहीं बनती है तो भी उतना ही मास हम रिकवर करते हैं. मास डज नॉट गेट चेंज, इट रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन. दिस लॉ वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट नेम लेवोइशियर.
ठीक है बच्चों, ये लॉ आपको यहां तक समझ में आया सब बच्चों को? ओके, अब देखिए इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमें किस तरह से पूछे जाते हैं, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में थोड़ा सा लैंग्वेज ट्रिकी होती है, तो हम समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। बच्चों, क्वेश्चन में आपको ऐसे बताया जाएगा, सपोज एक्स सब्सटेंस इज रिएक्टिंग विद वाई टू फॉर्म पी एंड क्यू। ठीक है, साथ ही साथ वो आपको इन चीजों का मास दे देंगे। सपोज इसका मास कुछ है, इसका मास कुछ है, और उन्होंने आपसे पूछ लिया P का मास क्या होगा। ये तीनों वैल्यूज आपको उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, X की, Y की और Q की। इनके सबके मासेस दिए हुए हैं, सिर्फ आपको किसका फाइंड आउट करना होगा, किसी भी एक सब्सटेंस का। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जो भी बच्चों इनका मास होगा हम उसको कंबाइन कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लेट्स सी कि न्यूमेरिकल्स किस तरह से होते हैं। आर यू गाइज हैविंग योर बुक्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू? सबके पास बुक्स हैं? ओके बच्चों, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको केमिकल रिएक्शन का, CaCO3 वाला, कैल्शियम कार्बोनेट। दिस कंपाउंड इज नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट। अगर बच्चों हम इस कंपाउंड को हीट करते हैं तो ये ब्रेक होता है दो नए कंपाउंड्स में, दैट इज CaO। CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 सब जानते हैं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से मास कंजर्व होता है इस रिएक्शन में। ओके बच्चों, आपने अभी इसी चैप्टर में मासेस पढ़ना है, एटॉमिक मासेस वगैरह क्या होते हैं और क्या होता है। ठीक है बच्चों, एटम का जो मास होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, तो बच्चों कैल्शियम के एक एटम का जो मास होता है दैट इज 40 यूनिट्स। ठीक है, ऑक्सीजन का मास होता है 16 यूनिट्स। कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन का कितना होता है 12 यूनिट्स। सारे यही एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इसके अलावा कोई एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। देखिए मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कैल्शियम का यहाँ पर हमें एक एटम दिख रहा है। ठीक है, जब भी कभी एक सिंगल एटम प्रेजेंट होता है उसके आगे कोई भी नंबर नहीं लगा है, जैसे यहाँ पर 3 लगा हुआ है, तो हम इसको मानते हैं कि ये 1 यहाँ पर प्रेजेंट है। हम 1 लिखते नहीं है, हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, कि ये कैल्शियम का एक सिंगल एटम है। ठीक है, तो सिंगल एटम का मास कितना है बच्चों 40, प्लस कार्बन का कितना मास हो गया बच्चों, कार्बन का कितना एटम है, सिर्फ एक सिंगल एटम है। ठीक है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, C के आगे, हेंस इट मीन्स इट इज जस्ट 1 एटम ऑफ कार्बन। तो यहां पर हम एक कार्बन का मास लेंगे दैट इज 12, प्लस ऑक्सीजन के आगे बच्चों कितना नंबर मेंशन है 3, यानी कि ऑक्सीजन के यहां पर कितने एटम हुए, यस 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन का मास 16 है, तो यानी कि 3 का कितना होगा 16 इंटू 3। तो बच्चों ये कितना हो गया, टोटल करिए कितना आ रहा है टोटल करके, टोटल 88, 100 आएगा बच्चों, चेक कर लो, इट विल बी 100 ग्राम। अगर आप इसको सम अप करेंगे इट विल कम 100। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे तो 2 बिल्कुल नए अलग सब्सटेंसेस फॉर्म हो गए हैं।
कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बिल्कुल इससे डिफरेंट है, कोई इनकी आइडेंटिटीज मैच नहीं करती हैं। तो देखिए मासेस यहाँ पर किस तरह से देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम का कितना एटम मौजूद है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक एटम है, और ऑक्सीजन का भी यहाँ पर एक एटम है। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ कैल्शियम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों, ये 56। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का मास देखते हैं, कार्बन का एक सिंगल एटम है, सिंगल यूनिट, ठीक है, तो कितना मास हो गया इसका, 12। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं बच्चों, 2 लगा हुआ है ऑक्सीजन के आगे, दैट मीन्स 2 एटम्स आर प्रेजेंट। तो बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, 2 into 12 कर देंगे, सॉरी 16, क्योंकि ऑक्सीजन का मास कितना है 16। देखिए ये कितना आएगा, 12 प्लस 32, यही आएगा। अगर आप इसको सम अप करें तो ये कितना आ जाएगा, अगेन दिस इज कमिंग 100 ग्राम। यू कैन सी कि हमारे पास जितना टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट था उतना ही हमारे पास टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है। हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज प्रूव्ड हियर, यानी कि मास चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जितना रिएक्टेंट्स का रहेगा टोटल उतना ही प्रोडक्ट्स का रहेगा। आगे इस पे बेस बच्चों न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और नेक्स्ट लॉ भी करेंगे। ठीक है बच्चों, एक न्यूमेरिकल यहाँ पर ट्राई करते हैं, बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है, एवरीबडी हैज देयर बुक्स इन फ्रंट ऑफ देम, प्लीज टर्न टू पेज नंबर 112, पेज नंबर 112, sample problem number 1. It is an NCERT based question. देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, आप लोग प्लीज सोल्यूशन मत देखना, अगर सोल्यूशन देखोगे पहले ही तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आपको हिंट पता चल जाएगी, पर आपने क्वेश्चन की जिस्ट समझनी है कि क्वेश्चन क्या पूछता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा यही क्वेश्चन उठ के आएगा। इस पे बेस्ड आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड। हमें बिल्कुल लाइन टू लाइन इस बात को समझना है, ओके क्योंकि आपके लिए एक एक वर्ड का मतलब समझ में आना जरूरी है। सोडियम कार्बोनेट इज, लैंग्वेज क्या लिखी है, रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड। रिएक्ट्स विद का मतलब होता है कि बीच में वहां पर हम कॉम्बिनेशन का साइन दिखाएंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे वहां पे, ठीक है, विद इथेनोइक एसिड लिख दीजिए इसको, टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट। टू फॉर्म का मतलब अब आपने एरो लगाना है और आगे आपने प्रोडक्ट लिखने हैं, सोडियम इथेनोएट। साथ में क्या लिखा हुआ है बच्चों, कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि 2 प्रोडक्ट्स और फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बच्चों आपको इससे अपने रिएक्शन पता चल गई कि रिएक्शन हमें क्या दी जा रही है क्वेश्चन में, ठीक है। इज दिस पार्ट अंडरस्टूड टू एवरीवन? ओके, अब इसके आगे सब कुछ बहुत इजी है, आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ आता जाएगा। सेकेंड पार्ट में उन्होंने लिखा हुआ है, इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट reacted 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid to form
8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इन्होंने तो हमें सारी वैल्यूज दे दी हैं। अब ये क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, शो दैट द डेटा वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें ये बताना है कि इस रिएक्शन जो है यहाँ पर मेंशन है वो इस लॉ को ओबे कर रहा है या नहीं। हम इसको कैसे चेक करेंगे, आपने सबसे पहले लिखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल मास ऑफ reactants is equal to total mass of products। यही बोलेंगे बच्चों। तो अब हमारे पास सबके मासेस गिवन है, रिएक्टेंट्स के भी और प्रोडक्ट्स के भी, हमें सिर्फ सम अप करने हैं यहाँ पे। तो 5.3 प्लस 6 ग्राम, ये वैल्यू कैलकुलेट करिए। यहाँ पर 8.2, 2.2 एंड 0.9 ग्राम, इसको भी सम अप करिए। देखिए कितना आ रहा है, 11.3 ग्राम। इधर भी आ रहा है 11.3, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज प्रूव्ड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, अगर ये मासेस डिफरेंट होते, एक दूसरे से मैच नहीं कर सकते, तो ये लॉ ओबे नहीं होता। ठीक है, वैसे से कोई रिएक्शन नहीं होती, सब रिएक्शंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, तभी जाकर एक केमिकल रिएक्शन सक्सेसफुल होती है, प्रोसेस होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको क्लियर हुआ? बच्चों अब आपको जो न्यूमेरिकल इसका वेरिएशन पूछा जा सकता है, द अदर टाइप ऑफ दिस न्यूमेरिकल कैन बी कि आपको यहाँ पर ये वैल्यूज दे दी। सपोज उन्होंने आपसे CO2 का मास पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको x एज्यूम करेंगे। और बेसिक मैथ्स तो हर बच्चे को आती है कि हमें x कैसे फाइंड आउट करना है। हम इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे और इधर ले जाकर माइनस करके हम x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारे बच्चे कर पाएंगे? ओके बच्चों, आगे पढ़ा दें या मस्ती करनी है थोड़ी सी? नेक्स्ट, क्योंकि आपका लॉ